वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरकेली नाटक के रचयिता कौन थे जो एक चौहान शासक थे? तो वह थे बिग्रह राज चतुर्थ यानी बिसल देव। ये थे हरकेली नाटक के रचयिता दोस्तों। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारा स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि बिग्रह राज चतुर्थ जिन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, चौहान वंश के एक प्रतापिक शासक थे। ये आपको याद रखना है, प्रतापिक शासक थे। वे केवल एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक विद्वान और साहित्य के संरक्षक भी थे। उन्होंने स्वयं संस्कृत में हरकेली नामक नाटक की रचना की थी। इस नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा में की दीवारों पर उत्कीर्ण है, जिसे मूल रूप से बिग्रह राज द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था। दोस्तों, यह जो स्पष्टीकरण है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस स्पष्टीकरण को आप खुद से भी ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से भी सुनेंगे ताकि आपके एग्जाम में कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही करके आएंगे। और दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में आप जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। काफ़ी बार स्पष्टीकरण से क्वेश्चन मिला है, इसलिए स्पष्टीकरण को आप ध्यान से सुनेंगे और खुद से पढ़ेंगे। राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा की किस फसल के लिए स्वर्ण बूंदों के समान मानी जाती है? तो यह गेहूं के लिए मानी जाती है। यहाँ स्पष्टीकरण में जानेंगे आप। सर्दियों के मौसम में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा मावट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम से जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। यह वर्षा रबी फसलों के विशेषकर गेहूं, चना और सरसों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इस समय फसल को पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस वर्षा को सुनहरी बूंदों या स्वर्ण बूंदें भी कहते हैं। यह आपको ध्यान से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि स्पष्टीकरण से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ठेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो यह है प्रतापगढ़ से संबंधित है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, ठेवा कला कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रकाम की एक अनूठी हस्तकला है। इसका केंद्र प्रतापगढ़ है और इस कला को राज सोनी परिवार ने पीढ़ियों से जीवित रखा है। किन्होंने? राज सोनी परिवार के पीढ़ियों ने। इस कला की विशेषता यह है कि इसके निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय रखी जाती है और यह परिवार की बेटियों को भी नहीं सिखाई जाती। ठेवा कला के लिए श्री महेश राज सोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। ये बात आपको हो सकता है क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे। महेश राज सोनी को ठेवा कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे, बृहद राजस्थान का गठन जो हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था। ये आप नोट कर लेंगे और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय किया गया। यह एकीकरण का एक महत्वपूर्ण चरण था और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और रियासती विभाग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस दिन से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये तो आपको क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
वालर नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह है ग्रासिया का नृत्य है। इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे। वालर राजस्थान की ग्रासिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध और आकर्षक नृत्य है। वालर नृत्य के बारे में आप जान लेंगे, ग्रासिया द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा अर्धवृत्तों में धीमी गति से किया जाता है। यह नृत्य ग्रासियों की घूमर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग गुड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो वह है लूनी जवाई बेसिन। यह गुड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, पश्चिमी राजस्थान में स्थित लूनी नदी और उसकी सहायक नदी जवाई के अपवाह क्षेत्र को गुड़वार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र पाली, जालोर और सिरोही जिलों में फैला हुआ है। यह एक अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले 2 से 3 बार जरूर से जरूर देख लें। हमारा अगला प्रश्न है, कन्हड़ दे प्रबंधन नामक ऐतिहासिक काव्य का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पद्मनाभ जी। और यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे, कन्हड़ दे प्रबंधन की रचना कवि पद्मनाभ ने की थी। यह आपको याद भी रखना है, क्योंकि यह आपका क्वेश्चन बनेगा। और यह ग्रंथ जालोर के चौहान शासक कान्हेड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए संघर्ष की विस्तृत वर्णन करता है। ये भी आपको याद रखना है, किनका संघर्ष का विस्तृत जानकारी है इसमें? तो कान्हेड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी का। इसमें जालोर के किले के साके और कान्हेड़ दे के पुत्र बीरमदेव के शौर्य का काव्यात्मक चित्रण है। यह राजस्थानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह है झालावाड़ जिले में। छापी सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो झालावाड़ जिले में। इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे, छापी सिंचाई परियोजना राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। यह छापी नदी पर निर्मित है, एक माध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना है जो झालावाड़ जिले के अकलेरा और मनोहर थाना तहसीलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? यहाँ पे दोस्तों राजस्थानी बोलियां की बोलियां के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह कहाँ की है? तो यह है मालवी का। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, मालवी बोली जो है राजस्थान के मालवा क्षेत्र यानी प्रतापगढ़ और झालावाड़, कोटा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ये आपको याद रखना, यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रागड़ी और निमाड़ी इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। रागड़ी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है जो थोड़ी कर्कश होती है, जबकि निमावड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना, यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाएगा। निमावड़ी को दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? दोस्तों यह 100% पूछा जाएगा, इसको आपको याद रखना है। यह पूछा जाएगा 100%। ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? तो पाबू जी को कहा जाता है। पाबू जी को राजस्थान के में ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनके अवतार? तो लक्ष्मण के अवतार। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही दिया जाता है। आज भी ऊंट के बीमार होने पर इनकी फड़ का वाचन भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, जिससे ऊंट स्वस्थ हो जाता है, ऐसी मान्यता है। हमारा अगला प्रश्न है,
राजस्थान के किस किले के बारे में कहा जाता है कि यह किला बख्तरबंद है? तो वह किला कौन सा है? तो वह है रणथंभौर दुर्ग। यह किला बख्तरबंद है, ये आपको याद रखना है। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, यह प्रसिद्ध कथन अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। रणथंभौर का किला एक पहाड़ी पर बना है और चारों ओर से 7 पहाड़ियां की श्रृंखला घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी प्राकृतिक और सामरिक स्थिति ऐसी है कि यह दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि किले के अंदर से दुश्मन को आसानी से देखा जा सकता है। इसी कारण अबुल फजल ने कहा, और सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों, यह कथन आपको याद रखना है। यह कथन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, और पूछा जाएगा कि इसे किसने कहा था। तो यह अबुल फजल जी के द्वारा कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किए हैं कार्य मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किए हैं। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जनवरी 1999 में किया गया था। हालांकि आयोग ने विविध रूप से मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्य कार्य राज्य में मानवाधिकार के हनन की शिकायतों की जांच करना है। हमारा अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, किस जिले में भरता है? तो वह जिला है बारा जिला को सीतामाड़ी का मेला भी कहा जाता है। सीतामाड़ी का प्रसिद्ध मेला बारा जिले की शाहाबाद तहसील के केलावाड़ा गांव के पास भरता है। यह ज्येष्ठ माह की अमावस्या को आयोजित होता है। यह हाड़तोली अंचल का सबसे बड़ा मेला है और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है, क्योंकि इस जनजाति के लोग इसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है अलगोजा। अलगोजा को मुंह से बजाया जाता है। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। यह बांस की 2 नलियों से बना होता है और वादक एक साथ दोनों नलियों को मुंह में रखकर बजाता है। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। ताशा और नौबत अवंध चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र हैं, जबकि इकतारा एक तंत्र तार वाला यंत्र है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है? तो वह है बूंदी शैली का। बूंदी शैली में जो है राजस्थान का पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। बूंदी चित्रकला शैली अपनी विशेष रंग योजना और पशु पक्षियों के संजीव चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली के चित्रों में नाचते हुए मोर, बादलों में कड़कती बिजली, घने जंगल और उसमें विचरण करते विविध प्रकार के पशु पक्षियों का अत्यंत मनोहरी आंकन किया गया है। इसी कारण इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह कोटा की प्रसिद्धि है। राजस्थान में बर्तनों पर की जाने वाली कलात्मक कारीगरी को पॉटरी कहा जाता है। ब्लू पॉटरी जयपुर की विश्व प्रसिद्ध है, जबकि ब्लैक पॉटरी के लिए कोटा प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। ब्लैक पॉटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह कोटा प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और इसमें बर्तनों को पकाने के बाद उन्हें काले रंग से रंगा जाता है और फिर उन पर चांदी के रंग से आकर्षण डिजाइन बनाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित है? तो यह चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह आपको याद रखना है, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चुलिया जलप्रपात। यह 100% पूछने वाला प्रश्न है और जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। यह चित्तौड़गढ़ जिले से भैंस रोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ नदी चट्टानी भूभाग से होकर गुजरती है, जिससे
इस खूबसूरत प्रपात का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1938। यह डेट आपको याद रखना है कि श्री माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। इस प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य मेवाड़ रियासत में उत्तरदायी शासक की स्थापना करना तथा नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों दिलाना था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया था? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। ये आपको याद रखना, यह भी 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, तारागढ़ का किला अजमेर में किसने बनवाया था? तो यह बनाया गया था अजय राज चौहान जी के द्वारा। यहाँ स्पष्टीकरण में देखेंगे दोस्तों, आपके लिए स्पष्टीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आपके एग्जाम में जरूर से जरूर प्रश्न बनेंगे, इसलिए स्पष्टीकरण को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या हमारे द्वारा जो भी बताया जा रहा है उसे आप ध्यान से सुनेंगे। 1 से 2 बार सुनने में ही आपको याद हो जाएगा। अजमेर स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज ने करवाया था। इसे अजय मेरू दुर्ग या गढ़बी ठल्ली के नाम से भी जाना जाता है। बाद में मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया मतलब उड़ान राजकुमार ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले का जीर्णोद्धार करवाया और इसका नाम तारागढ़ पड़ गया। ये आपको याद रखना है। कौन से राजकुमार जी थे जो अपनी पत्नी के नाम पर यह किए? तो यह था उनका नाम उड़ान राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेंगाना की खाने किस जिले में स्थित है? तो यह नागौर जिले में स्थित है। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे, डेंगाना जो नागौर जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। भारत में टंगस्टन धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह भी 100% पूछा जाएगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। यहाँ की रेवत पहाड़ी से टंगस्टन अयस्क वुल्फ्रेडमाइट प्राप्त होता है। टंगस्टन एक कठोर धातु है जिसका उपयोग बिजली के बल्बों के फिलामेंट और रक्षा उपकरणों में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नारायण यानी नरेना में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, संत दादू दयाल द्वारा प्रवर्तित दादू पंथ की मुख्य पीठ जयपुर जिले के नारायण या नरेना नामक स्थान पर है। संत दादू ने यहीं पर अपना अंतिम समय व्यतीत किया था और यहीं पर उन्होंने देह त्यागी थी। इसे दादू द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ उड़न गिलहरी के बारे में बोला जा रहा है। तो यह प्रसिद्ध है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे आप, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला सीता माता वन्यजीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह एक निशाचर जीव है जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते समय अपने शरीर की त्वचा को फैलाकर उड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसे स्थानीय भाषा में आसोवा कहा जाता है। यह अभयारण्य सागवान वनों के लिए भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, सागवान वनों के लिए कौन जाना जाता है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। हमारा अगला प्रश्न है,
मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह सिर पर पहना जाता है। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे मेमद राजस्थानी महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है। यह माथे के ऊपर बालों में पहना जाता है और राजस्थानी लोकगीतों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों यह 100% आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। तो यह खोला गया था व्यावर में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे आप, राजस्थान की पहली सूती मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा व्यावर यानी वर्तमान में जिला है व्यावर में की गई थी। यह निजी क्षेत्र में स्थापित की गई पहली मिल थी और इसने राजस्थान में औद्योगिक विकास की नींव रखी। दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो पहला सूती मिल था वह स्थापना किया गया था कहाँ पे? तो यह व्यावर में किया गया था 1889 में। और किनके द्वारा? तो दामोदर दास राठी द्वारा। यह दोस्तों 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको 25 प्रश्न बताए गए थे। आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।